गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली। चलो जी, तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अनदर कंडीशन। तो वी नो दैट द कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज कि कौन सी कंडीशंस को वायलेट नहीं करना, इट इज गिवन अंडर विच सेक्शन? इट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। एंड yesterday we are done with the condition number 1 जो कि बात करती है बाईगेमी की, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा मैं, राइट? तो वी विल डू दीज थिंग्स। बेसिकली जो एक क्लॉज नंबर 3 है ना, रिगार्डिंग द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम, उसके रिगार्डिंग कि क्या आज भी हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है, दिस इज एन इशू एंड वी हैव टू डू एन इंटरप्रिटेशन। उसकी हमने एक इंटरप्रिटेशन को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक सेक्शन नंबर 5 एंड रीड कंडीशन नंबर 2, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज एंड सेकंड कंडीशन हमें क्या बताती है? That at the time of the marriage, at the time of the marriage, at the time of marriage, neither party is incapable of giving a valid consent. एक वैलिड कंसेंट वो दे नहीं सकती थी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड। नीदर पार्टी, बेसिकली क्या बताया जा रहा हमें? दैट एट द टाइम ऑफ द मैरिज, अगर कोई एक पार्टी भी अनसाउंड माइंड का है तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, क्या वो एक फ्री कंसेंट, एक वैलिड कंसेंट दे सकता है? क्या वो एक फ्री कंसेंट या फिर वैलिड कंसेंट दे सकते हैं अ पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड? नहीं ना। एंड हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पता है? दैट अ पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें ये पता है। एंड द सेम थिंग इज गिवन इन द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेम चीज बताई गई है। पहले तो इसको तीनों को रीड करो। इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, वो कंसेंट दे सकता था बट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर था टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर द मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन। क्या मतलब हुआ इसका? दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर। एक मेंटल डिसऑर्डर से वो इंसान सफर कर रहा है और वो मेंटल डिसऑर्डर कुछ इतने एक्सटेंट का है दैट दिस पर्सन इज अनफिट फॉर मैरिज, वो मैरिज करने के लिए फिट ही नहीं है। एंड ऑल्सो फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, या फिर वो इंसान बच्चे करने के लिए फिट नहीं है, कैपेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट हमें यहां पे ये बता रहा है, हैज बीन सब्जेक्ट टू अ रिकरेंट अटैक्स ऑफ द इंसेनिटी। नाउ ये तो हमें बता दिया गया सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2 में, सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2 में कि भाई साहब कि कोई भी इंसान एट द टाइम ऑफ द मैरिज अनसाउंड माइंड का ना हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर से ना सफर कर रहा हो, या फिर वो इंसान इनसेन ना हो। अगर ये इंसान अनसाउंड माइंड का है, या फिर अगर वो मेंटल डिसऑर्डर है उसको कोई, या फिर वो इनसेन है, तो ये मैरिज होगी क्या? ये वॉइड मैरिज होगी या वैलिड मैरिज होगी या वॉइडेबल होगी? ये हमें कहां पे बताया गया? ये हमें कहां पे बताया गया है? लेट अस टेक सेक्शन नंबर 12
सेक्शन नंबर 12 खोलिए और आओ। सेक्शन नंबर 12 किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 12 किसकी बात करता है? वॉइडेबल मैरिजेस की, वॉइडेबल मैरिजेस की। और इसी में क्लॉज बी को रीड करो, दैट एनी मैरिज in the contravention of the condition specified in clause 2 of section 5, सेक्शन 5 क्लॉज 2 की अगर किसी कंडीशन को अगर वॉयलेट किया जा रहा है तो वो सेक्शन 12 में क्या होगी? एक वॉइडेबल मैरिज होगी। तो बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है? दैट एट द टाइम ऑफ द मैरिज, if a person, any spouse, either the husband or the wife, is a person of the unsound mind or is suffering from such a mental disorder or is insane, तो ये मैरिज क्या होगी? ये एक voidable मैरिज होगी। voidable मैरिज अंडर सेक्शन नंबर 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन नंबर 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और voidable मैरिज होती क्या है? एट द टाइम ऑफ द मैरिज ये एक वैलिड मैरिज है, बट अगर पार्टी चाहे वो बंदा कोर्ट में केस फाइल करके इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। और अगर वॉइड डिक्लेयर करवाएगा तो ये वॉइड कौन सी डेट से होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री और फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। From the date of the decree, from the date of the decree. Very good. Now the question is, फर्स्ट मार्च 1990 को इनकी शादी हो जाती है। एक एग्जांपल है कि 1 मार्च 1990 को इनकी शादी हो जाती है। Later on in the year 1994, husband becomes a person of a unsound mind. Later on in the year 1996, wife files a case against husband. Wife ने husband के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया कि इस केस में हस्बैंड अनसाउंड माइंड का है और मेरी मैरिज क्या है? एक वॉइडेबल मैरिज है, एक वॉइडेबल मैरिज है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा ये प्रूफ करने का? दैट द हस्बैंड इज ऑफ अनसाउंड माइंड। द बर्डन इज अपॉन द वाइफ। The burden of proof is upon the wife. और ये बर्डन किस किस चीज का होगा? पॉइंट नंबर 1 तो इनको ये प्रूफ करना है कि हस्बैंड यहां पे अनसाउंड माइंड का है। कर दिया प्रूफ, रिकॉर्ड्स दिखाए, डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई, सब कुछ प्रूफ कर दिया। उसके बाद इनको एक और चीज प्रूफ करनी होगी। क्या? एट द टाइम ऑफ द मैरिज, एट द टाइम ऑफ द मैरिज, any person who goes unsound or who suffers from any mental disorder or who becomes insane after the marriage, क्या उस केस में ये मैरिज वॉइडेबल होगी? द आंसर इज नो। सो इन दिस केस इवन दो वाइफ पहली कंडीशन को प्रूव कर सकते कि हस्बैंड अनसाउंड माइंड का है, द अनसाउंडनेस शुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, एट द टाइम ऑफ द मैरिज। इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस दिन शादी हुई थी ना उसी दिन से ये इंसान अनसाउंड माइंड का था, उसी दिन से मेरे साथ ये धोखा हो रहा है।
क्लियर हुई बात? सो इन दिस केस दिस एप्लीकेशन विल बी dismissed. This application will be dismissed. Clear? Got it? चलो जी. Now let us go to section number 5 clause 3. 5 clause 3. मैं आजकल ना बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा. तो आई एम जस्ट टीचिंग द लिमिटेड कंसेप्ट्स. आज वैसे आपका मैंने नहीं तो स्पिंडर रिलेशनशिप शुरू कर देना था. स्पिंडर रिलेशनशिप या फिर प्रोहिबिटेड डिग्री शुरू कर लेना था, बट दैट इज़ अ गुड कंसेप्ट. तो मैं वो इस मूड से नहीं पढ़ाना चाहूँगा, राइट? उससे पहले हम कुछ और चीज़ें कंप्लीट करेंगे, 1-2 दिन और. तो सेक्शन 5 क्लॉज 3 क्या बता रहा है ये? बताओ भाई. The bridegroom has completed the age of 21 years, and the bride must be of 18 years at the time of the marriage. At the time of the marriage. Now tell me, when we read section number 11 and 12, that is a void and the voidable marriage. Void marriage के केसेस में हमें कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 4 एंड कंडीशन नंबर 5 के रिगार्डिंग बताया गया कि अगर ये कंडीशंस वायलेट होंगी तो क्या हो जाएगा? मैरिज वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी. एंड वॉइडेबल में हमने अभी अभी देखा कि जो कंडीशन नंबर 2 है उसके रिगार्डिंग में बताया गया है दैट इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन नंबर 2 तो ये वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी सेक्शन नंबर 12 में, एंड सेक्शन नंबर 11 में वॉइड हो जाएगी. व्हाट अबाउट द कंडीशन नंबर 3? व्हाई इज दिस मैरिज नॉट डिक्लेयर्ड void or voidable under the Hindu Marriage Act? क्या लेजिस्लेचर की, हमारे पार्लियामेंट की जब ये हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया था, खुद सोचो, जब हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया था, क्या हमारे पार्लियामेंट की ये इंटेंशन नहीं थी कि चाइल्ड मैरिज को वॉइड या वॉइडेबल करार किया जाए? कि चाइल्ड मैरिज को वॉइड या वॉइडेबल किया जाए? डायरेक्टली तो हमें यही पता लगता है ना. डायरेक्टली व्हेन वी रीड सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 हमें बताया गया कि भाई ये वॉइड है, ये वॉइडेबल है. बट चाइल्ड मैरिज के केस में हमें ये नहीं बताया गया. इसका मतलब क्या है कि मे बी लेजिस्लेचर की उस टाइम पे ये इंटेंशन थी कि जो हमारा सदियों पुराना कस्टम चला आ रहा है, कस्टम ही था ना ये, चाइल्ड मैरिज जो कि पहले हो जाती थी, अभी भी बहुत एरियाज में हो जाती है,
कि जो हमारा ये पहले का कस्टम है इसको अभी भी चलने देते हैं, एंड धीरे धीरे इसको खत्म किया जाएगा। डेट विद टाइम, विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ इसको हम लोग खत्म करेंगे। इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। वी नो कि 1955 से पहले, जिस दिन हमारे ये सारे के सारे लॉस बनाए गए 18 मई 1955, उससे पहले हिंदू लॉस वाज गवर्न बाय द कस्टम्स, कस्टम्स के साथ ही गवर्न करता था। उसके बाद हमने इन लॉस को कर दिया कोडिफाई, कोडिफाई कर दिया। ऐसा ही हुआ है ना, पता ही है तो हमें कि भाई साहब उसके बाद जो भी कोडिफाई कर दिया वही हमारा कानून है, वही हमारा लॉ है। बट ऑन द एस्पेक्ट्स, मान लेते हैं हमारे यहां पे ये सारे के सारे कस्टम्स हैं 1955 से पहले। अब इनमें से कुछ कस्टम्स के ऊपर तो लॉ बना दिया गया, इनमें से कुछ कस्टम्स के ऊपर तो लॉ बना दिया गया, तो मतलब ये इन कस्टम्स की क्या हो गई, छुट्टी हो गई। अब ये लॉ चलेंगे आगे के आगे, सही बोल रहा हूं। जब हमने कुछ कस्टम्स को साइडलाइन करके उनके ऊपर लॉ बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, दैट फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स वी विल फॉलो दिस पर्टिकुलर लॉ। यही बात है ना। सब लोग एक बार यस यस करके बताइए, मुझे समझ आया। यही बात है ना। है ना। बट कुछ ऐसे कस्टम्स जिनके ऊपर लॉ बनाया ही नहीं, जिनके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं की गई, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। अगर कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जिनके ऊपर कोई भी लॉ नहीं बनाया गया, उनका क्या होगा। क्या वो आज भी कस्टम्स आगे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्या आज भी हम इन कस्टम्स को ही फॉलो करेंगे या फिर इनको हम लोग भूल जाएंगे। बेसिकली चाइल्ड मैरिज एक कस्टम था, एंड हमें देखने को मिला कि जब हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया तो हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने ये लिख दिया कि कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, लड़के की एज 21, लड़की की एज 18 होनी चाहिए। बट अगर वो शादी कर ली गई, ना वो मैरिज वॉइड है ना वो मैरिज वॉइडेबल है, इट मीन्स तो वो मैरिज वैलिड है। क्योंकि हम खुद चल के तो नहीं बोल सकते ना कि ये मैरिज अब वॉइड हो जाएगी, क्योंकि कस्टम तो अभी भी चल रहा है। तो लेट अस ओपन सेक्शन नंबर 4 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, द इंटरप्रिटेशन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये इंटरप्रिटेशन आपने पहले कभी नहीं समझी होगी, कहीं पे भी जाके पढ़े होगे, नहीं पढ़ी होगी। रीड सेक्शन नंबर 4। क्या लिखा है यहां पे, ओवरराइडिंग effect of the act, लिखा है ना, overriding effect of the act, save as otherwise expressly provided in this act, save as otherwise expressly provided in this act, any text, rule or interpretation of Hindu law, कोई भी हिंदू लॉ का रूल और any custom or usage as part of law in force immediately before the commencement of this act। इस लॉ के आने से पहले जो भी हिंदू लॉ में रूल्स थे, कस्टम्स थे, यूजेजेस थे, उनके रिगार्डिंग बात हो रही है, उनके रिगार्डिंग बात हो रही है। They all shall cease to have effect। इन कस्टम्स का, इन रूल्स का अब कोई भी अफेक्ट नहीं रहेगा, बट
with respect to any matter for which the provision is made in this act. क्या बोल रहे हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 4. Any custom जो कि प्रिवेल करता था एज लॉ, कानून की तरह पहले प्रिवेल करता था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, all these customs shall cease to have effect. अब इनका कोई भी अफेक्ट नहीं रहेगा हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद. बट सिर्फ चलो पहले सिर्फ इसी की इंटरप्रिटेशन को समझो. कोई भी कस्टम जो कि हमारा सोसाइटी, हम लोग एक लॉ की तरह उसको फॉलो करते थे कि चाइल्ड मैरिज पॉसिबल है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, क्या बोल रहे हैं कि इस लॉ के आने के बाद उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड मैरिज जो थी या फिर कोई भी अगर जो कस्टम था वो सारे के सारे खत्म हो गए. बट चलो पहले बताओ, ये इतनी सी इंटरप्रिटेशन समझ आई कि जितने भी कस्टम से वो खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ लॉ को फॉलो करना है, ये चीज समझ आई. अब इन्होंने आगे क्या बोल दिया, इसके बाद ये बोल देते हैं दे शैल हैव सीज टू अफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर. कौन से मैटर्स के ऊपर ये अफेक्ट खत्म हो जाएगा? फॉर विच द प्रोविजन इज मेड इन दिस एक्ट. ओनली ऑन मैटर्स, ओनली on matters which are being dealt in the Hindu Marriage Act. In Hindu Marriage Act. हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी कस्टम्स के रिगार्डिंग बात की गई है, जो भी कस्टम्स के रिगार्डिंग बात की गई है, कुछ भी बोला गया है, कोई भी हमें लॉ बता दिया गया है, तो वो अब कानून रहेगा और उसका जो पुराना कस्टम था वो खत्म. बट अगर किसी कस्टम के ऊपर ना बात की जाए, क्या वो कस्टम खत्म हुआ? टेल मी. इसकी इंटरप्रिटेशन से ये समझ आ रहा है आपको? समझ आई ना बात? इंटरप्रिटेशन समझ के थोड़ा मजा आया? तो इट मीन्स द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, it means the intention of the legislature was not to declare the child marriage as void or voidable marriage. कि पार्लियामेंट की जब ये कानून बनाया गया था उस दिन भी ये इंटेंशन नहीं थी कि चाइल्ड मैरिज को वॉइड या वॉइडेबल कर दो. सिर्फ उन्हीं के ऊपर कानून बदला जिनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट ने कुछ ना कुछ लिख दिया. सिर्फ उन्हीं कस्टम्स के ऊपर ये सब कुछ लिखा. दोबारा समझो, दिस इज अ बुक ऑफ द कस्टम्स. मान लो ये हमारे कस्टम्स हैं बिफोर commencement, before commencement, and total हमारे पास 10 कस्टम्स हैं. टोटल हमारे पास 10 कस्टम्स हैं.
अब उसके बाद हमें मिल गया हिंदू मैरिज एक्ट 18 मई को 1955 में हमें ये पूरा का पूरा लॉ मिल गया। अब क्या हुआ, पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया तो ये जो पहले 5 जो यहां पे कस्टम्स थे इनके ऊपर तो कुछ ना कुछ लिखा, डाइवोर्स के ऊपर लिख दिया, जुडिशियल सेपरेशन के ऊपर लिख दिया, व्हाटएवर, इनके ऊपर तो कुछ ना कुछ हमें यहां पे प्रोविजंस देखने को मिले। तो सेक्शन 4 की इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है, दैट ऑल दीज कस्टम्स विच आर बीइंग dealt in the Hindu Marriage Act, they shall have ceased to affect. They shall have ceased to affect. अब इनका कोई भी अफेक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी इनका रोल नहीं है। बट ऑल दीज कस्टम्स जो कि पहले भी थे और जिनके ऊपर अभी भी हमें कोई लॉ देखने को नहीं मिला, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, दे आर स्टिल रनिंग, ये अभी भी चल रहे हैं। एंड चाइल्ड मैरिज इज वन ऑफ देम, पर्टिकुलरली इन द हिंदू मैरिज एक्ट, particularly in the Hindu Marriage Act, child marriage is still a valid marriage, because as per section number 11 it is not a void marriage, and as per section number 12 it is not a voidable marriage. Clear हुई बात, clear हुई बात। Clear? Now read section number 12 clause C. One clause C or clause C, let us check. 12 12 clause 1 clause C, section 12 clause 1 clause C। अब इसकी भी इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। अरे भाई रुक जाओ, कि चाइल्ड मैरिज पनिशेबल होते हैं मुझे पता है, हम कब की बात कर रहे हैं, 1955 में, जब लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी कि अभी भी चाइल्ड मैरिज को हमने वैलिड ही रखा है। प्रैक्टिकली आज के दिन चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। डायरेक्टली आपको मैं सबसे आगे तो नहीं खड़ा कर सकता, एक एक चीज समझा के आगे जाऊंगा ना। थोड़ा रुक जाओ, रुको, जो पढ़ाया है वो समझ आई इंटरप्रिटेशन, ये बताओ मुझे पहले। चलो 12 clause 1 clause C, क्या लिखा है यहां पे, that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner was required। सिर्फ और सिर्फ इसी बात को समझो, where the consent of the guardian in the marriage of the petitioner was required as under section 5 as it stood immediately before the commencement of this Child Marriage Restraint Act। My question is, why do we need
कंसेंट ऑफ द गार्जियन, क्या शादी के टाइम पे गार्जियन का कंसेंट चाहिए होता है या पार्टीज का खुद का कंसेंट चाहिए होता है? अब और थोड़ी इंटरप्रिटेशन में जाओगे आप लोग, किसका कंसेंट चाहिए होता है? पार्टीज का खुद का कंसेंट चाहिए ना भाई, लड़का लड़की राजी तो बात खत्म। तो गार्जियन का कंसेंट हमें क्यों चाहिए? तो मतलब क्या है इसका? यहां से भी एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन निकल रही है ना कि कहीं ना कहीं आप क्या बोल रहे हो कि गार्जियन की कंसेंट अगर है तो वो मैरिज वैलिड है। कैसे बताता हूं, आओ। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कंसेंट ऑफ द गार्जियन किसी भी फोर्स या फ्रॉड से कारण से ली गई, गार्जियन का कंसेंट या फिर फोर्स या फिर फ्रॉड के साथ लिया गया, तो वो चीज सेक्शन नंबर 12 में क्या हो जाएगी? एक वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी। कंसेंट ऑफ गार्जियन टेकन फोर्सफुली और फ्रॉडुलेंटली, तो इस केस में हमें सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी क्या बोल रहा है कि एनी मैरिज बिटवीन द माइनर्स, अगर माइनर्स के बीच में कोई शादी करवा दी गई, बट क्योंकि माइनर्स की शादी विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन नहीं हो सकती थी, अगर वहां पे गार्जियन का कंसेंट फोर्सफुली या फिर फ्रॉडुलेंटली लिया गया, तो ये मैरिज क्या होगी? सेक्शन नंबर 12 में, टेल मी क्या होगी? ये वॉइडेबल होगी ना? इट इज अ वॉइडेबल। But if the marriage has been conducted with the consent of the guardian and without any force or fraud, क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है? आपने हमें बता दिया कि भाई अगर गार्जियन की कंसेंट ली गई फोर्सफुली या फिर फ्रॉडुलेंटली तो भाई वो वॉइडेबल हो जाएगी। नहीं किया फोर्स, नहीं किया कोई फ्रॉड, अब ये क्या हो जाएगी? वैलिड मैरिज हो गई ना? व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर? गला दुख रहा है यार, और कुछ नहीं हुआ। व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर? द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, was to declare child marriage to be a valid marriage in among Hindus उस टाइम पे। But when we read the purpose of the Hindu Marriage Act, इंटेंशन और पर्पस में भी एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब आओ, पर्पस क्या है हमारा? टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज, टू रिस्ट्रेन चाइल्ड मैरिज, यही पर्पस है ना कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। दिस इज आवर अल्टीमेट पर्पस। अल्टीमेट पर्पस में पर्पस को अचीव करने के लिए टाइम भी लगता है। लॉ डज नॉट बिकम्स अ सेटल लॉ द मोमेंट यू विल राइट इट डाउन, द मोमेंट यू विल कोडिफाई इट। आप उसी टाइम पे इसको कोडिफाई कर देते
दैट डज नॉट मीन कि भाई साहब आज के बाद ये नहीं होगा, टाइम लगता है ना। अब जो नए क्रिमिनल लॉज भी हमारे 1 जुलाई से आए हैं, क्या उसी दिन से सारी की सारी नॉलेज सबको मिल जाएगी कि जो इसमें लिखा है वही है? इट विल टेक एटलीस्ट 10 years टू सेटल डाउन द लॉ। 10 साल लग जाएंगे लॉस को सेटल होते होते। सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा, कमेंट्री आएगी कुछ, फिर मेरे जैसा भी बोल देगा कुछ अपने आप को फिलोसफर समझ के, एमिनेंट समझ के, है ना। So it will take time, but to achieve this purpose, the society needs to be developed. धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना। अल्टीमेटली लेजिस्लेचर ने क्या पास कर दिया, धीरे धीरे। अच्छा पहली बात हुई अभी इसमें भी आने से पहले, लेजिस्लेचर ने हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज एक्ट को क्या बोला, हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ कि चाइल्ड मैरिज को हम ना भाई साहब अभी वैलिड मानेंगे कि ये एक वैलिड मैरिज है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे फॉलो होती है। कल को तो अगर हमने इसको बोल दिया कि ये वैलिड मैरिज नहीं है, ये वॉइड या वॉइडेबल मैरिज है, तो सब लोग जिनकी शादियां हुई हैं या हो रही हैं आगे, वो आ जाएंगे कोर्ट में। दैट विल ऑल्सो बी रॉन्ग, क्योंकि कस्टम चला आ रहा है। तो धीरे धीरे उस कस्टम को सेटल डाउन करने के लिए हमें धीरे धीरे कानून लेके आना है। उस शादी को तो वैलिड बोला गया, साथ में धीरे धीरे सोसाइटी की ग्रोथ को, सोसाइटी की अवेयरनेस में इस चीज को लेके आने के लिए इसको क्या बोल दिया गया, पनिशेबल है बाबा। पनिशमेंट मिल सकती है आपको, करवा दो बच्चों की शादी। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे लोगों को समझ आनी शुरू हो गई, एंड देन इन विच ईयर, आप लोग मुझे बताओ, लेजिस्लेचर ने उसके बाद एक कानून लेकर आए, द प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन मैरिज एक्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं PCMA। एंड दिस लॉ कब आए PCMA, बताइए मुझे? 2006। PCMA 2006 में, प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006 में, सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 में चिल्ड्रन की चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल बोल दिया गया। वॉइडेबल बोल दिया गया। नाउ तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस? प्रेजेंट स्टेटस हमारा क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को हम लोग एक वैलिड प्लस पनिशेबल मैरिज मानते हैं। एंड देन इन द PCMA हम इसको मानते हैं एक वॉइडेबल मैरिज। तो जब कोर्ट में कभी भी केस जाएगा, जब कोर्ट में कभी भी केस जाएगा तो कोर्ट एज पर हिंदू मैरिज एक्ट उस केस को डिसाइड करेगा या फिर PCMA के अकॉर्डिंग? The Hindu Marriage Act is a personal law, and this is a special law as well as a secular law. And the special law always apply over the personal laws.
So the PCMA will prevail over the Hindu Marriage Act. तो प्रैक्टिकली 2006 के बाद चाइल्ड मैरिज क्या हो गई? इन ऑल द केसेस चाइल्ड मैरिज क्या हो गई? वॉइडेबल मैरिज हो गई। वॉइडेबल मैरिज हो गई। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ओनली एंड ओनली अगर आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए, दैट्स द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड मैरिज इन द हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशली आपको ये चीज पूछी जाए कि हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज का स्टेटस क्या है, तब आप लोग प्रीलिम्स में उसका आंसर लिख के आओगे। क्या चीज? क्या चीज? क्यों वैलिड है। बट मेंस में जब आप आंसर लिखोगे इसका, तो क्या लिखोगे? चलो आप एक आंसर लिखना सिखाता हूं। मेंस में मान लो आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड मैरिज अमंग द हिंदूज, तो हमारे आंसर में हमें क्या कुछ लिखना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 3, द कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। द कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, जहां पे हम लोग बताएंगे द एज, राइट। उसके साथ ही हम लोग क्या लिख देंगे कि सेक्शन नंबर 11 एंड 12 में दिस मैरिज is neither void nor voidable, nor voidable। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि हम लोग सेक्शन नंबर 4 में चले गए, एंड सेक्शन नंबर 4 को हमने इंटरप्रेट कर दिया that this the particular question of the particular custom has not been dealt in the Hindu Marriage Act, so this particular custom still prevails. So as per the interpretation of section number 4, the marriage the child marriage among Hindus is valid in the Hindu Marriage Act। और यहीं पे आप लोग क्या लिख दोगे? 12 क्लॉज 1 क्लॉज C, उसको भी इंटरप्रिटेशन करके दिखा दोगे। That as per the interpretation of 12 clause 1 clause C, if the consent of the guardian has not been taken through fraud or forcefully, if the consent of the guardian का consent फोर्स या फ्रॉड के थ्रू ना लिया जाए, तो सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज में बताता है कि भाई साहब चाइल्ड मैरिज वैलिड है, गार्जियन कंसेंट दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैरिज वैलिड है। देन व्हाट वी विल राइट, the purpose of codifying the laws, the purpose of the Hindu Marriage Act and this interpretation, they are not in consonance, ये आपस में सही नहीं है। इसी कारण धीरे धीरे पर्पस वर्सेस प्रेजेंट लॉ, हमारे पास कानून आया सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 ऑफ द पीसीएमए में, जिसके थ्रू इस मैरिज को वॉइडेबल कर दिया गया। एंड द पीसीएमए अप्लाइज ओवर द हिंदू मैरिज एक्ट।
So today in the present scenario, this marriage is a voidable marriage. ये एक voidable marriage है. हाँ, सेक्शन 18 को भी कर दो मेंशन. जब यहाँ पे बताओगे ना कि वैलिड है बट पनिशेबल भी है तो सेक्शन नंबर 18 को मेंशन कर सकते हो कि इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. ये भी कर दो मेंशन. अगर प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा गया द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड मैरिज और किसी भी आगे पर्टिकुलर लॉ का नाम नहीं लिखा गया तो वॉइडेबल है. अगर स्पेशली मेंशन है कि हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज क्या है तो वो वैलिड है. सर अगर इन केस मैरिज वॉइड ना करवानी हो तब तो भैया बढ़िया है, फिर चलते रहो आगे. मुझे क्या बता रहे हो? नहीं करवानी बोर्ड ना करवाओ, बच्चों की शादी होगी, बच्चों को प्यार होगा धीरे धीरे, अब खुश हैं वो दोनों आपस में. सो वी आर डन विद द क्लास. ठीक है यार. आई होप आई वुड बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली बाय टुमारो. यूटी में यूसीसी आने के बाद हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ सिलेबस से हट जाएगा. ये तो नोटिफिकेशन के बाद लगेगा पता. समझ आया? मजा आया कंसेप्ट पढ़ के? अच्छा ये भी पॉइंट लिख दो यार. किसने बताया मुझे? प्रखार सिंह. that we need an amendment in हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको अब वहां पे भी वॉइडेबल कर दिया जाए. एम फालतू में कंफ्यूजन अब ना की जाए. कल क्या पढ़ाएंगे सर? टुमारो वी विल डील विद द सपिंडास एंड द प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप. तो जो रिमेनिंग 2 कंडीशंस हैं उनको रीड करके आना. ठीक है जी. ऑलराइट देन, टेक केयर. थैंक यू यार. थैंक यू सो मच. सी यू.